दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और ये सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों पिछली कई वीडियोस में मुझसे यह पूछा गया था कि हीलियम 3 का इसरो खनन करने जा रहा है कि नहीं, माइनिंग करने जा रहा है कि नहीं। उसमें से मैंने कुछ कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि उस तरह की कोई भी इसरो का कोई प्लान नहीं है। तो उस पर और कमेंट आए कि आपको कुछ नहीं पता है, इसरो का बहुत से प्लान है 2030 तक। तो इसी चीज पर मैंने सोचा कि आपकी भ्रांतियां मिटाने का समय आ गया है। एक वीडियो आपको ऐसी देनी पड़ेगी जिसमें इस चीज के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। हीलियम 3 हमारे लिए क्यों जरूरी है, पूरे विश्व के लिए क्यों जरूरी है ऊर्जा के क्षेत्र में, और पृथ्वी पे इसकी उपलब्धता क्यों कम है, चंद्रमा पे इसकी उपलब्धता ज्यादा क्यों है, और किन कारणों से इसरो इसका खनन करने जा रहा है या इसका खनन नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम ये जान लेते हैं कि हीलियम 3 क्लीन एनर्जी के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। आपने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का नाम जरूर सुना होगा, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन का यानी कि नाभिकीय विखंडन का हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमारे एटॉमिक पावर प्लांट है उनमें हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और उससे काफी क्लीन एनर्जी हमको प्राप्त हो भी रही है। पर उसका एक ड्रॉबैक यह भी है कि उसके रेडियो एक्टिव रेस पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए बहुत दिनों से वैज्ञानिक नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत ही क्लीन एनर्जी मिल पाएगी और इससे कोई भी रेडियो एक्टिविटी फैलने का कोई चांस नहीं होगा। नाभिकीय संलयन में बेसिकली हाइड्रोजन के अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। दो अणु हाइड्रोजन के जब एक साथ मिलते हैं तो उसके द्वारा एक न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाएगा और उसके द्वारा जो भी टरबाइन है स्टीम के द्वारा वो घुमाई जाएगी। वो सेक्शन अलग है। पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन के किन अणुओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम जब आपस में टकराते हैं, संलयन करते हैं, तो उससे हीलियम का अणु बनता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसी प्रकार ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का भी संलयन जब होता है तो उससे भी हीलियम निकलता है और इसी चीज को बढ़ाने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। जब ड्यूटेरियम और हीलियम को आपस में संलयन किया जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है और एक न्यूट्रॉन निकलता है। इसी कारण हीलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाभिकीय संलयन में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पर सभी हीलियम इस तरह से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इस तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। केवल और केवल हीलियम 3 के द्वारा यह ऊर्जा या ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकल पाती है और हीलियम 3 की मात्रा पृथ्वी में बहुत ही कम है। लगभग एक साल में आपको 15 किलोग्राम के लगभग हीलियम 3 मिल पाता है। पर चांद पर इसकी इतनी ज्यादा अधिकता है कि एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि 11 लाख टन तक आपको हीलियम 3 चांद पर मिल सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि चांद पर इतना हीलियम 3 कैसे उपलब्ध है और पृथ्वी में इतना हीलियम 3 कम क्यों है। आप सभी लोग जानते होंगे कि चांद भी पृथ्वी से अलग हुआ एक पार्ट है जो कि उसका उपग्रह बन गया है। फिर हीलियम 3 पृथ्वी में इतना कम क्यों है और चांद पर इतना ज्यादा कैसे प्राप्त किया जाता है। एक्चुअल में इन दोनों ग्रहों पे, चांद और पृथ्वी दोनों पे ही हीलियम नहीं होता है, हीलियम 3 नहीं होता है। सारा का सारा हीलियम 3 सूरज से हमें प्राप्त होता है। सूरज में आपको पता होगा कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके द्वारा बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है और लाइट और गर्मी हमें इसी नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। वहां पर ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में विक्रिया करके हीलियम 3 बनाते हैं जो कि सन डस्ट के तौर पे वातावरण में फैल जाता है। पृथ्वी पर यह नहीं पहुंच सकता क्योंकि पृथ्वी का अपना एक अलग एटमॉस्फेयर है और उसको वह इस हीलियम 3 को अपने एटमॉस्फेयर में आने से रोक देता है। पर मून पर इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और पूरा का पूरा हीलियम डस्ट चंद्रमा पर इकट्ठा होता जा रहा है, करोड़ों साल से होता जा रहा है और अभी भी होता है। इस कारण वहां पर 11 लाख टन हीलियम 3 जमा हो चुका है। इसकी माइनिंग भी की जा सकती है जिसको निकाल कर पृथ्वी पर लाया जा सकता है। पर हम ये जान लेते हैं कि इसको लाना सही होगा क्या इसका यूज कोई कर पाएगा या इस पर पैसे लगाना क्या लाभदायक होगा या यह एक हानि का सौदा हो सकता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के बहुत दिनों के शोध के बाद भी वह किसी भी प्रकार से नाभिकीय संलयन द्वारा चलने वाला कोई भी पावर प्लांट आज तक नहीं बना पाए हैं। केवल और केवल वो बेसिक मॉडल पर टिके हुए हैं। किसी भी तरह से उसका पावर प्लांट नहीं बन सकता आज की डेट में। तो कोई भी देश उसके ईंधन को जमा करने के लिए इतना खर्च क्यों करे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसरो 2030 में इसका ईंधन लाने की कोशिश करेगा,
मून से, तो वह क्यों इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि क्यों भारत सरकार इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगी कि मून से वो हीलियम 3 प्राप्त कर सके, जब वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी, तब एक वैज्ञानिक ने इसरो के कहा था कि 2030 तक हम मून से हीलियम 3 का खनन करना स्टार्ट कर देंगे या उस क्षेत्र में बढ़ चुके होंगे। और इस चीज को उन्होंने केवल कयास में कहा था, इस चीज का केवल उन्होंने कयास लगाया था, और अखबार वालों ने इसको काफी तूल दे दी और कुछ यूट्यूब चैनल ने भी इसको काफी तूल दी, और लोगों में यह भ्रांति फैल गई कि हम 2030 तक इसका खनन करने जा रहे हैं। अभी तो हम मून पर केवल पहुंचे हैं। अमेरिका हमसे जो 40 साल पहले मून पर पहुंच चुका है, रशिया जो हमसे 40 साल पहले मून पर पहुंच चुका है, वह तक अभी मून का दोहन नहीं कर पाया है, वहां से हीलियम 3 नहीं लेकर आ पाया है, क्योंकि उसको इस तरह की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई है। सबसे पहले हमें नाभिकीय संलयन वाले पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे, उपयोगी पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब जाके हमें हीलियम 3 की आवश्यकता होगी। अभी तो हमारा ड्यूटोरियम और ट्राइटेरियम से काम चल सकता है। सो इस तरह की कोई भी ऑफिशियल खबर इसरो के द्वारा नहीं दी गई है कि वह 2030 तक मून से कोई हीलियम 3 लेकर आने वाले हैं कि नहीं लेकर आने वाले हैं, और उसको लेकर आने पर वह पृथ्वी पर किस प्रकार से व्यवहार करेगा यह भी चीज देखनी होगी, क्योंकि मून पर कोई भी एटमॉस्फेरिक दबाव नहीं है, पर पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक दबाव होता है, तो वहां का मटेरियल यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, इस चीज की भी काफी शोध की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मुझे आपको केवल यह बताना था कि हीलियम 3 इतना ज्यादा आवश्यक क्यों है, और इसरो के द्वारा कोई ऑफिशियल खबर दी गई है कि नहीं दी गई है 2030 तक इसको मून से लाने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी वीडियो इस तरह की आपके लिए लेकर आ पाता हूँ। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की मिथ बस्टर वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।